हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार और आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आइए हम आज संज्ञा का नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम शब्दों में आज समूहवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करें। आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि इनसे पहले हमने संज्ञा पे जो हमने बात की है वो प्ले लिस्ट में है, उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसे समझने के लिए उन वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या है। समूहवाचक में एक शब्द है शुरू में, समूह। समूह का मतलब ही है वह संख्या में भी हो सकता है, गिनती हो सकता है उसका। समूह में एक से अधिक का बोध होगा, ठीक है, क्लियर है। एक से अधिक पद का बोध हो वह समूह होगा। इसे काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है। तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा नाम में ही स्पष्ट है, तो लिखेंगे जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, समूह शब्द लगा हुआ है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु, आप एक चीज गौर किए होंगे कि हम हर परिभाषा में व्यक्ति या वस्तु शब्द का उपयोग करते हैं, कॉमन है। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब जैसे समूह का बोध कैसे कैसे होगा, और उस समूह में हम चाहे उसे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब कैसे कैसे काउंट करेंगे, जैसे देखिए सेना, सेना में एक से अधिक सैनिक का बोध होगा, ठीक है। मेला, एक समूह का बोध हो रहा है, इसमें एक से अधिक व्यक्ति होगा। सभा, ठीक है दोस्तों। परिषद इत्यादि, इसमें ज्यादा खींचतान नहीं है, क्लियर है। इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु होगा, समूह के रूप में होगा, इकट्ठे होगा, तो समझ जाइए कि वो समूहवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट हम बात कर ले लास्ट संधि का, लास्ट जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञा अपनी स्थिति के हिसाब से सेम माना जाता है, लेकिन एक मूलभूत अंतर है, उसकी वजह से समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा अलग हो जाता है। लेकिन हम एक जो है एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम इनको इनकी परिभाषा बना लें कि जिस शब्द से
जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें नाम से ही स्पष्ट है द्रव्य। द्रव्य क्या होगा? वो द्रव, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ द्रव शब्द द्रव्य है, तो यहाँ द्रव्य का मतलब वो पदार्थ की दूसरी अवस्था जो द्रव है उससे मतलब है। ठीक है, जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे में हम देख लें, नाप तौल वाली वस्तु क्या क्या होगी? जैसे क्या होगी देख लीजिए, नापते तौलते हैं, जैसे चावल, घी, और क्या क्या, लकड़ी, पानी, डीजल इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अगर आपको संज्ञा के पांचों भेद के बारे में अगर अच्छी तरह पता हो गया तो आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जहां लड़ाई होती है, जब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब हम किसी शब्द का संज्ञा पद निर्धारित करने में असफल होते हैं, तो आइए कुछ उदाहरण की बात करते हैं कि किस शब्द को हम किस शब्द में मानेंगे। अब जैसे आइए, गांधी, संज्ञा की परिभाषा के क्रम में हमने जाना होगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हमने एक जातिवाचक संज्ञा पढ़ा था कि जातिवाचक संज्ञा में क्या, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उस हिसाब से देखिए, गांधी क्या है, दुनिया के जितने गांधी हैं सारे गांधी के नाम का बोध करा रहा है, तो इस हिसाब से यह गांधी जातिवाचक संज्ञा में होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, मतलब वो शब्द किसी अमुक व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चित कर दिया गया है, तो उसे उस रूढ़ शब्द के नाम से ही जानते हैं। जैसे गांधी कहने से ही महात्मा गांधी के नाम का बोध हो रहा है। क्या है ये? महात्मा गांधी के नाम का बोध होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से गांधी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्तों, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। गांधी तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन चूंकि गांधी महात्मा गांधी के लिए रूढ़ हो गया है, तो उस हिसाब से गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आइए और बढ़ते हैं, जैसे गोसाई। गोसाई एक वर्ड है, शब्द है, इसका हम कैसे जो है कि संज्ञा का निर्धारण करें। गोसाई का मतलब है गाय चराने वाला। ठीक है, गोसाई एक जाति है, तो चूंकि गोसाई किसी जाति का बोध करा रहा है, किसी जाति खास जाति के बारे में बता रहा है, तो जाहिर सी बात है, जैसे हम कहते हैं ईसाई, तो ईसाई पूरी ईसाई जाति का बोध करा रहा है, ईसाई लोगों का बोध करा रहा है, बौद्ध पूरे बुद्धिस्ट का बोध करा रहा है। उसी तरह गोसाई है, गोसाई एक जाति का बोध करा रहा है, इस हिसाब से यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन हम यहाँ पे गोसाई तुलसीदास के लिए रूढ़ हो गया है, तुलसीदास
दास के लिए रूढ़ हो गया है। ठीक है, तो उस आधार पे गोसाई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे गुरुदेव, गुरुदेव तो दुनिया के जितने भी गुरु हैं, जितने भी गुरुदेव हैं, वो उनका बोध कर रहा था, तो उस हिसाब से ये जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए। लेकिन यह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, तो गुरुदेव उस हिसाब से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बाद हम और भी उदाहरण पे बात करते हैं कि देखिए कि कैसे कैसे। अब एक चीज हम लेते हैं कि जैसे कलम है, कलम एक शब्द है। कलम अपने जो है कि संज्ञा की परिभाषा के हिसाब से कलम जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन यदि हम इसके आगे कोई विशेषण लगा दें तो यह रूप देखिए कैसे बदलता है। जैसे लाल कलम बताया था, लाल कलम यदि एक साथ आ जाए, यहां पे गौर करने वाली बात है, एक तो कलम है, ऊपर से लाल कलम है, तो यहां आप गौर करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लाल कलम का मतलब है दुनिया के जितने भी लाल कलम हैं वो सारे लाल कलम, ये पूरे लाल कलम का की जाति का बोध करा रहा है। इस हिसाब से यह जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहां हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मेरा विश्वास है कि आपको जो है कि संज्ञा से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको संज्ञा पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बेझिझक आप जवाब दे सकते हैं। और मेरा कोशिश भी है कि आप जितना इजी से इजी तरीका में हिंदी व्याकरण को समझ सकें, पढ़ सकें और याद कर सकें, हम उतनी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।